हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं मैथ का एक ऐसा चैप्टर जिससे आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है बहुपद, जिसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहा जाता है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ऐसा चैप्टर है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये चैप्टर आपके लिए पूरी तरह से नया है। पूरी तरह से नया नहीं है, इसके बारे में आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। जो कुछ चीज़ें होगा जो इस चैप्टर में, मतलब इस क्लास के अंदर आपको नया देखने को मिलेगा, और वो जो भी नया चीज़ होगा वो सभी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फार्मूला होगा इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट, वो सभी पर बात करने वाले हैं। एक बात और याद रखना है आप लोगों को, जैसा कि आज इस बहुपद चैप्टर का पहला क्लास है, ठीक है, तो पहला क्लास देखकर इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि पहला क्लास ही सबसे बेहतर होता है। पहला क्लास में कुछ ऐसे चीज़ों को बताया जाता है जो कि आपके पूरे चैप्टर, यानी कि ये चैप्टर जितने दिन तक चलेगा ना, उन सभी क्लास में जो है ये पहला क्लास की बातें आपको काम देने वाली है। इसीलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा, तभी कुछ सीख पाइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अपना जो आरएस ऑनलाइन क्लासेज का जो फैमिली है, ये पूरे 1000 प्लस सदस्यों का हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप लोग और बच्चों को और लोगों को जोड़िए इस चैनल से, ठीक है। उन लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो है कुछ न कुछ आप लोग के लिए ये हेल्प की चीज़ें आते रहेंगी, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और लाइक करके वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, उन दोस्तों को जिनका मैथ जो है बुरी तरह से कमज़ोर है, जो चाहते हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 में कुछ बेहतर करने का, कुछ बेहतर हासिल करने का। उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। हमारा एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है कि हर एक गरीब के बच्चों को सिखाना, ठीक है। जिनके पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है, उन सभी बच्चों को कम फी में, मतलब यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री क्वालिटी बेस्ड जो है एजुकेशन देना हम लोग का एक मोटिव है। इसीलिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं। इतना पैसा लगाकर जो है हम लोग डिजिटल बोर्ड खरीदे हैं, ठीक है, केवल सेवा के लिए, ठीक है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री सेवा के लिए, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इन दोनों प्लेटफॉर्म पर जो है हमारा वीडियो जाता है, और इन दोनों प्लेटफॉर्म से आप लोग सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस एक ही काम करना है आप लोग को, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको भी फॉलो कर लेना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहले समझ लीजिए कि अभी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो समझिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं बहुपद के बारे में, ठीक है। कि बहुपद के बारे में कुछ टॉपिक है जिसके बारे में समझिएगा तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एकदम हलवा लगेगा, ठीक है, एकदम हलवा की तरह लगेगा चैप्टर ये। उसमें कौन कौन सी बात है? चर संख्या के बारे में समझना है, अचर संख्या के बारे में, बीजीय व्यंजक के बारे में, पद क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, बहुपद के बारे में समझेंगे, और बहुपद का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण आखिर किया गया कितने आधार पर है। बात क्लियर? उसके बाद हम लोग समझने वाले हैं कि चर संख्या, इन सभी का डिफिनीशन समझेंगे कि चर संख्या किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना, ये हो गया, देख लीजिए पद, इसके बारे में समझेंगे। बहुपद के बारे में, बहुपद का परिभाषा समझेंगे। उसके बाद बहुपद की पहचान कैसे की जाती है उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बहुपद का वर्गीकरण, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो जाएंगी, ठीक है। वो तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको 8th क्लास में, 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिल चुका होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इस क्लास में आप लोगों को पूरे प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो नया स्टूडेंट है उसको भी तो पूरा चीज़ आना चाहिए ना। जो 8th क्लास नहीं किया है, 9th क्लास में नहीं पढ़ा है, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसीलिए पूरे 0 लेवल से आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले चर संख्या क्या होता है। चर संख्या क्या होता है? देखिए, मैथ के अंदर, खासकर बीजगणित के अंदर जो है चर संख्या का बहुत ही बड़ा रोल है। जब हम लोग भी पढ़ते थे 7th क्लास 8th क्लास में, और कोचिंग वोचिंग नहीं करते थे, सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे, तो उस समय हम लोग जब देखते थे मैथ के अंदर, हम स्पेशल अपने बारे में बात कर रहे हैं,
जब हम स्पेशल अपने बारे में मतलब हम उस समय देखते थे दोस्तों को अपने दोस्त लोग कोचिंग करते थे, क्लास करते थे, तो वो लोग जो है जब बनाते थे 8वां का मैथ तो उसमें a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का सवाल सब आता था, होल क्यू आता था, उसके बाद x आता था, y आता था, z आता था, ये सभी चीज़ें जो है मैथ के अंदर आता था, ठीक है। अब ये सब देखकर हमारा दिमाग कन्फ्यूज हो रहा था, क्योंकि हम जानबे नहीं करते थे कि XYZ मैथ में होता है, यानी मैथ के अंदर ABCD का अक्षर कैसे आ गया, हम समझ में नहीं करते थे। अब ये भी हम कोशिश कर रहे थे समझने का कि A का मतलब क्या होता है, B का मतलब क्या होता है मैथ के अंदर, है ना, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। ये कठिनाई हमको आ रहा था इसलिए क्योंकि हम क्लास किए नहीं थे, हम कभी पढ़े नहीं थे, इसीलिए आ रहा था दिक्कत। ये बात है 8 क्लास की, ठीक है, 8 क्लास तक हमको ये सब नहीं आता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम ये सारी बातें क्लियर करने वाले हैं आप लोग के लिए। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपके साथ है तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हमारे साथ भी कंडीशन कुछ ऐसा ही था। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत के बल पर जो है कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर सिखाने वाला कोई ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो कुछ भी चीज़ जो है आसान नहीं है, कोई भी चीज़ को सीखना उतना मुश्किल है नहीं, लेकिन सिखाने वाला भी बेहतर होना चाहिए और साथ में सीखने वाला भी बेहतर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं चर संख्या क्या होता है। देखिए मैथ के अंदर ये जो ABCD का जो अक्षर है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वही कहलाता है चर संख्या। सिंपल सा बात समझ लीजिए, ठीक है। चर संख्या होता है, इसका मान जो है फिक्स नहीं होता है मैथ के अंदर, ये बदलते रहता है, जैसी स्थिति आएगा वैसा मान इसका यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, जिससे आपका जो है चर के बारे में जो भी राय है वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, अगर यहाँ लिखते हैं x जोड़ 3 बराबर 5 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह पर क्या होना चाहिए, तो x की जगह पर क्या होना चाहिए उसके लिए देखिए, तो x 3 को उधर ले जाइएगा तो 5 माइनस में 3 होगा, यानी x का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मैथ के अंदर जो x है उसका मान हमेशा 2 आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैथ के अंदर कोई भी चर संख्या का जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये मान स्थिति के अनुसार बदलते रहता है, ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए चर संख्या का यदि परिभाषा बनाते हैं तो क्या बनेगा, वैसी संख्या जिसका मान विशेष स्थिति में बदलते रहता है उसे चर संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। जैसे आ जाएगा x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा, p आ जाएगा, q आ जाएगा, यानी ABCD का अक्षर मोस्टली आता है चर के अंदर, ठीक है। इसका मान मैथ में फिक्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते हैं अचर संख्या की। अचर संख्या की बात करें तो मैथ में 2 तरह की संख्या इस्तेमाल होता है। एक तो चर संख्या हुआ जिसमें ABCD के नंबर आते हैं, मतलब ABCD आते हैं, और दूसरा हो गया आपका अचर संख्या। याद रखिएगा, चर संख्या को ABCD के अक्षरों से सूचित करते हैं, खासकर उसमें जो स्मॉल लेटर है ना, स्मॉल लेटर यानी छोटका ABCD में का जो होता है अक्षर, उससे हम सूचित करते हैं चर संख्या को। दूसरा है अपना अचर संख्या। समझिए, बोले हैं कि मैथ के अंदर 2 तरह की संख्या का इस्तेमाल होता है। एक तो ABCD के अक्षर का इस्तेमाल होता है जिसको हम चर कहते हैं, उसके बारे में आप समझ गए हैं। दूसरा होता है अचर। यह अचर क्या होता है, तो ये जो हम संख्या इस्तेमाल करते हैं, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, 0, पॉइंट वाला, रूट वाला, ये बट्टा वाला संख्या, इस तरह की संख्या जो इस्तेमाल करते हैं मैथ के अंदर, उसको बोलते हैं अचर संख्या। बात समझ में आ गया, इसको बोलते हैं क्या, अचर संख्या। मतलब सीधा सीधा समझिए, कोई भी यानी किसी भी प्रकार का जो संख्या इस्तेमाल करते हैं मैथ में, वो सभी क्या कहलाता है, अचर संख्या कहलाता है। अगर परिभाषा से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसे परिभाषा बनेगा, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है। इसमें क्या बोले हैं, वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता है लेकिन इसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे अचर संख्या कहते हैं। जिसमें किसी भी तरह का संख्या लिख लीजिए, जैसे प्लस में लिख लीजिए कोई संख्या, या माइनस में कोई संख्या लिख लीजिए, ठीक है, या 0 लिखिए, या पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है, या बट्टा में लिख लीजिए। किसी भी तरह का संख्या जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो सभी क्या कहलाता है, अचर संख्या कहलाता है। बात यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक को समझना तो और भी आसान है। कैसे,
अगर यदि आप चर संख्या और अचर संख्या को समझ चुके हैं तो बीजीय व्यंजक को समझना तो और भी ईजी है। कैसे? बीजीय व्यंजक का एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है, देखिए, चर संख्या और अचर संख्या, चर संख्या और अचर संख्या का जो गुणनफल होता है ना, चर संख्या और अचर संख्या का जो गुणनफल होता है, उसी गुणनफल को क्या कहा जाता है? उसी गुणनफल को कहा जाता है बीजीय व्यंजक। चर संख्या और अचर संख्या मतलब एक चर संख्या ले लीजिए और एगो अचर संख्या ले लीजिए और दोनों में गुना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम चर संख्या ले लेते हैं x, क्या ले लिए? चर ले लिए x, और एक अचर ले लेते हैं। अचर मतलब कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 7 ले लिए, ठीक है, और इन दोनों में गुना करें हम, ठीक है। तो 7 में x से गुना करेंगे तो ये सीधे सट जाएगा बगल में। जब भी कोई चर अचर होगा ना तो गुना करने पर सट जाएगा बगल में, यानी 7x। तो यही 7x क्या कहलाएगा? तो यही 7x अपना कहलाएगा बीजीय व्यंजक। बात पल्ले पड़ा कुछ कि चर संख्या तथा अचर संख्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चर संख्या और अचर संख्या के गुणनफल को बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो ये सभी बीजीय व्यंजक है। जैसे मान लीजिए 7 को हटाइए, जैसे यहाँ मान के चलिए लिखते हैं 5 x के पावर 3, ये भी एक बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें भी एक चर है और एक अचर है। तो चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। बात क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखिए अगला टॉपिक क्या है? पद के बारे में समझते हैं। समझिएगा गौर से। देखिए जो पद होता है ना, पद 2 टाइप के होता है। पद जो होता है अपना वो 2 टाइप के होता है। एक होता है चर वाला पद। चर तो समझवे करते हैं, ABCD का जो अक्षर होता है उसको चर कहते हैं। तो जिस पद के अंदर चर लगा होता है, माने ABCD का अक्षर लगा होता है, उसको चर पद कहते हैं। और जिस पद के अंदर ABCD का अक्षर न लगकर कोई संख्या लगा हो उसको अचर पद कहते हैं। बात पल्ले पड़ा? देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखते हैं 7x के पावर 2 माइनस में 5x प्लस में 6। यहाँ पर टोटल पद की बात किया जाए तो टोटल 3 गो पद है। देखिए पद इसी को बोलते हैं। ये जो आपका देख रहे हैं ना 7x², ये एक पद हुआ, फिर 5x है दूसरा पद हुआ, फिर 6 है तीसरा पद हुआ। तो यहाँ पर 3 पद लिखे गए हैं। बात समझ में आ गया? 3 पद में से 2 ऐसा पद आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर चर मान लगा हुआ है, माने ABCD का अक्षर लगा हुआ है। लेकिन एक पद ऐसा भी आपको दिख रहा होगा जिसमें ABCD का अक्षर नहीं लगा हुआ है, मतलब नहीं लगा है ABCD का अक्षर। तो जिस पद के अंदर ABCD का अक्षर लगा होता है उसे चर पद कहते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों पद क्या कहलाएंगे? चर पद। और ये पद आपका अचर पद कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। बात समझ में आया? तो पद क्या होता है समझ में आ गया? पद कितने प्रकार के होते हैं? चर पद और अचर पद होते हैं। माने पद 2 टाइप के होते हैं, चर पद और अचर पद। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद किसे कहते हैं। एकदम आसानी तरीका से आपको समझा रहे हैं, एकदम आसान तरीका समझा रहे हैं, एकदम सरल भाषा में अपने हत्या स्टाइल में आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, जिससे हर एक स्टूडेंट, नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी चीज़ों को समझ पाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए बहुपद वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो। एक परिभाषा बनाते हैं पहले कि वैसा बीजगणितीय, देखिए ये सारा चीज़ हम लोग बीजगणित के अंदर पढ़ते हैं, इसीलिए बोलेंगे कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक, व्यंजक होना चाहिए। अब व्यंजक क्या होता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन खाली परिभाषा समझ लीजिए क्योंकि परिभाषा से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसके आगे की बातें। ठीक है, तो चलिए आगे समझाते हैं यहाँ पे हम कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे क्या बोलेंगे? बहुपद कहेंगे। ये एक परिभाषा हुआ। या बोल सकते हैं अथवा, यहाँ लिखा हुआ है अथवा में लिखा हुआ है। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जिसमें चरों का घात या पदों का घात, यहाँ पर क्या लिखेंगे? पदों का घात। यहाँ लिख दीजिए जिसमें पदों का घात क्या हो? जिसमें पदों का घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पदों का घात पूर्ण संख्या हो, मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब क्या?
पूर्ण संख्या का क्या मतलब? तो पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक जाएगा। इसको बोलते हैं कौन संख्या? पूर्ण संख्या बोलते हैं। हाँ, तो जिसके अंदर जो पद होंगे ना, उस पद का घात, उस पद का पावर यदि पूर्ण संख्या है तो समझिए उसे बहुपद कहा जा सकता है। समझ में आ गया? हाँ, मैंने वैसा बीजगणितीय जिसमें एक या एक से अधिक पद हो उसे बहुपद तो कहबे करेंगे, लेकिन दूसरा परिभाषा ये कारगर परिभाषा है। क्या है वो? जिसमें पदों का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब कैसे? तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको हम समझाने का प्रयास करें तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, याद रखिएगा ये बात याद रखना है आपको कि इसमें पदों का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या ना है पदों का घात, तब समझिएगा कि बहुपद ना होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं अगर आपको हम, तो यहाँ लिखते हैं 5x के पावर 2 माइनस में 7x प्लस में 4। इसको जरा गौर से देखिएगा, तो यहाँ जो पद है इसके पावर में कितना है? तो इसके पावर में 2 है। यहाँ जो पद है इसके पावर में कितना है? तो इसके पावर में 1 है। और यहाँ जो पद है इसके पावर में कितना है? तो भाई इसके चर का घात 0 है, यानी यहाँ पर x के पावर 2 है, यहाँ x का पावर कुछ ना तो 1 है, और यहाँ x का पावर कितना रहा होगा? 0 रहा होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 0 है, तो माने पावर 0 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। बताइए 0, 1, 2 कौन संख्या हुआ? पूर्ण संख्या हुआ कि ना हुआ? 0, 1, 2 पूर्ण संख्या में क्या आता है ना? हाँ, तो याद रखिएगा जिसमें पदों का घात पूर्ण संख्या होगा वही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम दे देंगे x के पावर 1/2 माइनस में 3x प्लस में 5, क्या ये बहुपद नहीं है? क्या ये बहुपद नहीं है? तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात है 1/2, इसका घात है 1 और इसका घात है 0। तो देखिए 0 तो पूर्ण है, 1 भी पूर्ण है, लेकिन 1/2 थोड़े ना पूर्ण है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पदों का घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। यानी अगर किसी पद का घात बट्टा में होगा समझिएगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए बट्टे वाला को हम क्या करते हैं? बट्टा जब हटेगा ना, बट्टा को हटाएंगे तो बेस पे रूट चढ़ता है। याद रखिएगा, किसी भी पद का पावर, अगर किसी भी संख्या का पावर अगर बट्टा में है तो उसके बेस पे रूट चढ़ता है। मान के चलिए रूल ये है कि अगर x के पावर a/b है ना, तो इसके x पर रूट चढ़ेगा, क्योंकि इसका जो है, इसका जो बेस है ना, सॉरी, इसका जो पावर है ना, पावर ये फ्रैक्शन में है, मतलब बट्टा में है, इसीलिए इसके आधार पे रूट चढ़ेगा। माने x पे क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा, रूट। और जो ऊपर है ना, ऊपर ये बट्टा, देखिए इसका पावर है बट्टा में a/2, मतलब a/b है, a/b। तो ऊपर का जो a है वो आपके कहाँ चलाएगा? तो वो आपकी यहाँ चलाएगा, और नीचे का जो b है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रूल है। तो अगर मान लीजिए किसी का भी घात मान के चलिए बट्टा में आ रहा है, इसका मतलब बेस पे क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा ना। तो याद रखिएगा एक बात कि अगर चर के ऊपर रूट लगा हो, जैसे यहाँ लिखते हैं 5x², ठीक है, माइनस में √x प्लस में 3, क्या ये बहुपद होगा? क्या ये बहुपद होगा? तो ये बहुपद बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुपद बिल्कुल नहीं होगा। याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं हो। क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो चर है वो रूट के अंदर है। ठीक है, चलिए अब तीसरा कंडीशन क्या है बहुपद ना होने का? बहुपद ना होने का तीसरा कंडीशन समझिएगा। जैसे यहाँ लिखते हैं y के पावर 3 माइनस 2y के पावर -2 प्लस में 3y माइनस में 5। अब बताइए क्या इसका पावर पूर्ण संख्या है? इसका पावर पूर्ण संख्या है? देखिए इसका पावर पूर्ण नहीं है, इसका पावर भी पूर्ण नहीं था। कैसे? इसका पावर 2 है, यहाँ पर पावर कितना है? देखिए यहाँ पर पावर कितना है? यहाँ पर पावर 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 थोड़ी ना होता है भिन्न अति पूर्ण संख्या। यहाँ पावर कितना देखिए, यहाँ पावर आपका 3 है तो 3, यहाँ पावर आपका -2 है तो -2, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 0 पावर है। देखिए पूर्ण ये है, ये भी है, ये नहीं है पूर्ण। क्यों? क्योंकि ये -2 है, तो माइनस वाला संख्या
पूर्ण नहीं होता है। तो जब भी पावर माइनस में दिखेगा ना पद का पावर, तो कहिएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए बहुपद पहचानने वाले यहाँ से आपके एग्जाम में ठोक बजा के गारंटी के साथ है कि कम से कम 2 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ से केवल पूछेगा कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में कम से कम आएगा, यानी 2 ठो ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। इसीलिए बहुपद पहचानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इतना समझ लीजिए, अगर पावर बट्टा में है बहुपद ना होगा, पावर माइनस में है बहुपद न होगा, इसका बेस माने आधार अगर रूट के अंदर है बहुपद न होगा। तीसरा कंडीशन ये भी है, देखिए पावर माइनस का अर्थ हुआ कि अगर पावर माइनस में है तो इसका बेस पलटेगा। बेस पलटने का अर्थ हुआ कि जो चर है ना वाई वो नीचे आएगा। देखिए रूल थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर ले लेते हैं, समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर अगर बीजगणित का ये घातांक का रूल है कि अगर किसी नंबर का पावर माइनस में है तो उसका बेस पलटेगा। क्या होगा? आधार पलटेगा। जैसे x के पावर मान लीजिए a है माइनस में, ठीक है, तो इसका आधार पलटेगा। आधार माने x पलटेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तब पलटेगा तो 1 ऊपर जाएगा और ये x के पावर a नीचे आ जाएगा, x के पावर a नीचे आएगा। ये पावर अभी माइनस में है लेकिन यही पावर प्लस बन के आ जाएगा, ठीक है, नीचे में। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 के पावर यहाँ पर माइनस में नहीं था, यहाँ पर माइनस नहीं था, ठीक है, माइनस नहीं था, प्लस में 3 था। तो यहाँ y की पावर तो +3 ठीक है, लेकिन यहाँ पर y के पावर माइनस में 2 है तो क्या होगा? ये पलटेगा ना बेस, तो 2 बटे क्या हो जाएगा? y, 2 बटे y के पावर +2 हो जाएगा, 2 बटे y के पावर +2 हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस में 3y और माइनस में 5। तो आप एक बात बताइए, जब पावर माइनस में 2 था तो बहुपद नहीं हुआ, तो क्या ये चर मान नीचे में आएगा तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसी के बराबर देखिए, इसी के बराबर आपका क्या आ रहा है? इसी के बराबर ये आ रहा है आपका, दोनों सेम है, ये दोनों आपका जो है ना सेम है। इसीलिए अगर इस कंडीशन में दिखेगा कोई पद तो बहुपद ना होगा, इस कंडीशन में भी दिखेगा कोई पद तो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गया? एक आखिरी कंडीशन ये भी है आपका कि अगर कोई बहुपद है, कोई बहुपद है तो उसमें एक ही तरह का चर होना चाहिए, तभी वो एक चर में बहुपद है। जैसे यहाँ लिखेंगे x² माइनस में 3y और प्लस में 6, क्या ये एक चर में बहुपद है? तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है, एक ही तरह का कहाँ चर है? अलग अलग चर हो गया ना, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से पूरे बहुपद के बारे में हम आपको समझा दिए कि बहुपद किसे कहते हैं। अब इसके आगे समझेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का वर्गीकरण क्या होता है। वहाँ से भर भर के सवाल पूछे जाते हैं और उससे तो कॉन्सेप्ट यानी कि सवाल भी बनेंगे आपके एग्जाम में, और साथ में आपके बुक में भी पढ़ने के लिए है यहाँ से आगे, ठीक है। तो उसको समझिएगा, वहाँ कुछ फार्मूला भी मिलेगा आपको, तो उसको ज़रा देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। एक और बात यहाँ समझ लीजिए, बहुपद को हम लोग px से सूचित करते हैं, py से सूचित करते हैं, pz से सूचित करते हैं, इस सब से हम सूचित करते हैं बहुपद को। अब यहाँ px है, ये x क्यों है? तो x इसीलिए है क्योंकि बहुपद के अंदर चरमान x इस्तेमाल किया गया है। अगर चरमान y इस्तेमाल किया गया है तो इसको py से करेंगे सूचित, अगर चरमान z इस्तेमाल किया गया है तो इसको हम pz से करेंगे सूचित। समझ में आ गया बात? चलिए, अब p के जगह पर भी g हो सकता है, q हो सकता है, ठीक है, r हो सकता है, माने px, gx, rx, ठीक है, qx, ये सब आ सकता है। तो इसको दिमाग में रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुपद पहचान में आप लोग को आ जाएगा, हमें उम्मीद है। एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कैसा क्वेश्चन? इनमें से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, 1 नंबर में बनेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा बहुपद का वर्गीकरण। देखिए बहुपद का वर्गीकरण जो किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है। माने बहुपद का वर्गीकरण का अर्थ हुआ कि बहुपद का बंटवारा कितने आधार पर किया गया है। तो बहुपद का जो बंटवारा है वो 2 आधार पर किया गया है। पहला है पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। पद के आधार पर इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में केवल पद को देखकर ये पता लगाना पड़ता है कि ये कौन सा बहुपद है, और घात के आधार पर इसलिए क्योंकि घात को देखकर केवल पता लगाना पड़ता है कि ये कौन सा बहुपद है। माने घात के अनुसार बहुपद का नाम अलग होगा
और पद के अनुसार बहुपद का नाम अलग होगा। इसीलिए नामकरण जब किया जाता है बहुपद का तो दो आधार पर किया जाता है, पद के आधार पर और घात के आधार पर। वो कैसे होता है वो आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लिए रुकिए, यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, एक पेज लेते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं 3x के पावर 5 जोड़ 6x के पावर 4 माइनस 2x के पावर 3 प्लस 7x के पावर 2 माइनस में 2x प्लस में 1। ये एक बहुपद है ना बहुपद? जी बिल्कुल बहुपद है ये। अब इस बहुपद में अगर आपसे पूछे कि घात कितना है तो घात जब पूछिए ना, मतलब पूछिए आपसे, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना इसमें दिख रहा है आपको? आप तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, कहिएगा जा इसमें पाँचों पावर है, चारों पावर है, तीनों पावर है, दुइयों पावर है, एको पावर है, जीरो पावर है। लेकिन किसको बोलेंगे? तो जब भी आपसे घात पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा घात देखिएगा ना, उसी को बोलिएगा। कहिएगा कि इस बहुपद का जो घात है वो कितना है? तो 5 है। इस बहुपद का घात कितना है? तो 5 है। लेकिन इस बहुपद में पद कितना है? तो इस बहुपद में पद कितना है? तो अगर पद पूछ लेगा तो कहिएगा गुरुजी 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद। कितने पद है? पद 6 है। टोटल पद इसमें 6 है और हाईएस्ट घात इसमें 5 है। तो देखिए घात को देखकर अगर नामकरण इसका किया जाएगा तो इस बहुपद का नाम हो जाएगा 5 घातीय बहुपद। क्या नाम पड़ेगा? 5 घातीय बहुपद। याद रखिए यहाँ पे 5 घातीय बहुपद। अब यहाँ पे नाम पड़ा इसका 5 घातीय बहुपद और इसी बहुपद का नाम पड़ेगा, देखिए इसी बहुपद का जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा 6 पदी बहुपद। क्या पड़ेगा? 6 पदी बहुपद। 6 पदी बहुपद। देखिए एक ही बहुपद का दो नाम है, लेकिन ये दो नाम दो अलग अलग चीज़ों को देखकर हम बोले हैं। ये नाम रखा गया है इसके घात के अनुसार और ये नाम रखा गया है इसके पद के अनुसार। यहाँ पे 6 ठो पद दिख रहा है हमको, इसीलिए 6 पदी बहुपद कहलाएगा ये। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 दिख रहा है हमको, इसीलिए घात के अनुसार बात करें तो 5 घातीय बहुपद नाम पड़ेगा। तो देखें ना कि एक ही बहुपद का दो नाम है, तो इसीलिए जब बहुपद का नामकरण किया गया तो दो आधार पर किया गया, एक पद के अनुसार और एक घात के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि बहुपद का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद के आधार पे बहुपद का कोई प्रकार ही नहीं है। पहले आप समझिए, बहुपद न एक प्रकार के होता है, न 2 प्रकार के, न 3 प्रकार के, न 4 प्रकार के। बहुपद अनगिनत प्रकार के होते हैं। ये बात भेजा में डाल लीजिएगा। बहुत सारे अपने ऑफलाइन के यहाँ पर देखते हैं हम इस एरिया में, ऑफलाइन टीचर कुछ है ऐसे, ठीक है, वो लोग जो है बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। ये सरासर गलत है। ठीक है, बहुपद अनगिनत प्रकार के होते हैं। पहले समझिएगा, बहुपद का वर्गीकरण होता है 2 आधार पर। ठीक है, पद के आधार पर, घात के आधार पर। जब पद के आधार पर बात करेगा कि बहुपद के कितने प्रकार है पद के आधार पर, तो कहिएगा बहुपद के अनगिनत प्रकार है। बहुपद के अनगिनत प्रकार है पद के आधार पर। और दूसरा घात के आधार पर भी बात करें तो घात के आधार पर भी बहुपद के अनगिनत प्रकार है। 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो 20 गो 50 गो है, ये नहीं है, अनगिनत है, जिसको गिन नहीं सकते हैं। कैसे बताते हैं एग्जाम्पल से आपको, हम समझिए। देखिएगा, जब भी पद के आधार पर बहुपद का नामकरण किया जाए, जब भी पद के आधार पर बहुपद का नामकरण किया जाए तो देखना आपको क्या है, पद देखना है कि कितने पद है। अगर किसी बहुपद में 10 ठो पद आपको दिख रहा है तो उसका नामकरण हो जाएगा 10 पदी बहुपद। जैसे यहीं पर जो आपको एग्जाम्पल लेके समझाए हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेके जो समझाए यहाँ पे हम, इस बहुपद का जब हम नाम रखे हैं तो इस बहुपद में कितने पद था, पद के अनुसार बात कर रहे हैं, तो इसमें पद कितना था? 6 पद था। तो इसका नाम क्या पड़ा? 6 पदी बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें 6 पद था। इसका मतलब है कि इसमें 4 गो पद होता तो 4 पदी बहुपद नाम पड़ता, 3 गो पद होता तो त्रिपदी बहुपद नाम पड़ता, 10 गो पद होता 10 पदी बहुपद नाम पड़ता, 2 गो पद होता द्विपदी बहुपद नाम पड़ता,
एक गो पद होता एक पदी बहुपद नाम पड़ता, 50 गो पद होता 50 पदी बहुपद नाम होता, 200 पद होता 200 पदी बहुपद नाम पड़ता। बात समझ में आ रहा है? जितने पद होंगे उतना पदी बहुपद होगा। तो इस हिसाब से लाखों करोड़ों अरबों खरबों इसके पद हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि पद के अनुसार बहुपद के कोई एक दो प्रकार नहीं होगा, अनगिनत प्रकार होगा। लेकिन उन अनगिनत को कैसे समझेंगे हम? तो उन अनगिनत को समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल समझ जाएंगे। जैसे जिस बहुपद के अंतर्गत एक ही पद हो, देखिए जिस बहुपद के अंतर्गत एक पद होगा उसे एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। जैसे 7x कितना पद है? एक गो पद है ना। अच्छा 5y के पावर 6 क्या गो पद है? एक गो पद है ना। अरे पद एक गो ना है, कन्फ्यूज हो रहा है कुछ चेला अपन। देखिए कुछ चेला समझ रहा है इसमें कि पावर 6 है। अरे भाई पावर थोड़े न देखना है, इसमें हमको पद न देखना है, क्योंकि नामकरण हो रहा है किस आधार पर? पद के आधार पर। तो जब पद के अनुसार नामकरण हो तो केवल पद देखना है, घात नहीं देखना है कि पावर कितना है। यहाँ एक ही पद है तो एक पदी बहुपद, एक ही पद है तो एक पदी बहुपद। पावर से कोई मतलब ही नहीं है कि पावर लाखों है कि करोड़ों है। बात समझ में आ गया? चलिए द्विपदी बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, दो पद रहेगा जिस बहुपद के अंदर, बोल दीजिएगा कि द्विपदी बहुपद है। जैसे x + 5 क्या गो पद है भाई? दो पद है ना। जैसे 7z के पावर 3 माइनस में 2z कितने पद है? दो पद है ना। पावर से ना मतलब है, केवल पद से मतलब है। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद। देखिए थोड़ा सा ऊपर करके समझाते हैं। त्रिपदी बहुपद क्या हो जाएगा इसमें? त्रिपदी बहुपद। समझिएगा जरा जरा, यहाँ पे त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। यानी त्रिपदी बहुपद का अर्थ हुआ वैसा बहुपद, त्रि का अर्थ तीन, अपदी मतलब पद, जिस बहुपद के अंदर केवल तीन ही पद हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। ठीक है। जैसे 5x² माइनस में 2x प्लस में 1। अब बताइए इसमें टोटल कितने पद है भाई मेरे? इसमें टोटल 3 पद है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो उसे क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। इसमें घात से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि पद के अनुसार बहुपद कितने हैं? तो अनगिनत है। सेम इसी प्रकार से घात के आधार पर जब बात करें बहुपद की, तो इस आधार पर भी बहुपद कितने हैं? अनगिनत है। घात के अनुसार भी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? अनगिनत प्रकार के। केवल घात देखना है। जैसे बात करें हम तो समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा घात के अनुसार। ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं घात के अनुसार। ठीक है। घात के आधार पर यहाँ बनाते हैं घात के आधार पर। ठीक है। घात के आधार पर घात के आधार पर हम बात करें हम। ठीक है। तो वो समझिएगा ज़रा। घात के आधार पर बात किया जाए तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? अनगिनत प्रकार के होते हैं। लेकिन 1 2 3 तो समझना पड़ेगा ना आपको। उससे ये आइडिया लग जाता है कि हम आगे वाले बहुपद को भी समझ सकते हैं। तो एक आध वो आपको समझा देते हैं, वो समझिएगा ज़रा। देखिएगा यहाँ पर। देखिए पहला आता है एक घातीय बहुपद। क्या आता है? एक घातीय बहुपद। एक घातीय को बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे? रैखिक कह सकते हैं। एक घातीय को हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा आ जाएगा इसमें द्विघातीय बहुपद। क्या आ जाएगा? द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है। और तीसरा आ जाएगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, या इसी को बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद। बात समझ में आ गया? हाँ। तो ये बहुपद के प्रकार है किस आधार पर? तो घात के आधार पर। अब कोई टीचर आपको बोल दे ऐसा, वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे ऐसा बोलते हैं कि बाबू घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होता है, तो ये सरासर गलत है। क्यों? देखिए अक्सर क्या होता है, मतलब पढ़ाने के लिए केवल यही 3 को पढ़ाया जाता है, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इसीलिए
कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। घात के आधार पर बहुपद अनंत प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए 2 3 गो लिख के समझाया जाता है और एग्जाम में भी 3 तक ही पूछा जाता है। होता तो अनंत है तो क्या अनंत पूछेगा? नहीं, इसीलिए 3 तक ही पूछा जाता है, ठीक है। तो वो समझिएगा ज़रा। देखिए, हम समझते हैं रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? अरे नामे से सॉल्व है ना। अरे एक पदी बहुपद किसे बोलते थे? जिसमें एक पद होगा, एक पदी बहुपद। तो घात के अनुसार नाम कैसे रखते थे? देखिए, जितने घात रहेगा उतने घातीय बहुपद। जैसे 5 घात 5 घातीय बहुपद, 4 घात 4 घातीय बहुपद, 10 घात 10 घातीय बहुपद, 1 घात 1 घातीय बहुपद, 3 घात 3 घातीय बहुपद, 4 घात 4 घातीय बहुपद। तो उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा है एक घातीय बहुपद। तब परिभाषा तो सिंपल है भाई कि वैसा बहुपद जिसमें एक घात हो, जिसमें एक घात हो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। घात कितने हो तो घात इसमें एक हो, घात कितने हो तो घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहेंगे या एक घातीय बहुपद कहेंगे। अच्छा, द्विघातीय बहुपद की बात करें तो इसमें कितने घात हो तो इसमें 2 घात। अरे द्वि का अर्थ होता है 2, घातीय माने घात, तो जिसमें 2 घात हो उसे द्विघातीय बहुपद। इसमें घात की संख्या कितनी होगी? हाईएस्ट घात 2 हो जाएंगे। सबसे अधिक घात कितने होंगे? 2 होंगे। अगर इसमें घात की संख्या पूछेगा तो इसमें घात कितने होंगे बाबू? 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद है और त्रिघातीय बहुपद में घात की संख्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होता है वो आपका 3 होता है। बात कुछ पल्ले ना पड़ रहा है। देखिए, जिसमें एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद, जिसमें 2 घात हो उसे द्विघातीय बहुपद, और जिसमें घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद। जैसे जैसे समझिएगा चला, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में पूछेगा। देखिएगा, जैसे x जोड़ 5, जैसे 2x माइनस 3, जैसे 7x प्लस 2, जैसे सीधा x लिख दिए, जैसे 5z लिख दिए, ठीक है। ये सभी आपके रैखिक या एक घातीय बहुपद के क्या है? उदाहरण है। अब आप सोचते होइएगा, जा इसमें तो पद दो गो है, ये तो पद से थोड़े ना मतलब है। पद दो गो सही में है, लेकिन पद से मतलब थोड़े ना है, घात से मतलब है ना। इसका घात देखिएगा, इसके माथा पर कुछ होना है तो एक है ना, तो घात एक ना हुआ। जी हाईएस्ट पावर एक होना चाहिए। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? एक के ना है। सबसे ज़्यादा घात एक के ना है और सबसे ज़्यादा घात, ये अलग बहुपद, ये अलग बहुपद। अरे पद से कोई मतलब ना है, इसमें घात से मतलब है। घात आपका एक होना चाहिए, तब हुआ एक घातीय बहुपद। समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर द्विघातीय बहुपद जिसमें घात 2 हो, सबसे अधिक घात 2 हो। जैसे यहाँ लिखते हैं x² माइनस 2x प्लस 3। बताइए हाईएस्ट घात कितना है? 2 है। यहाँ पावर 1 को है, पावर 0 है, 2 है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर 2 है ना, हो गया द्विघात बहुपद। अच्छा, 5y के पावर 2 माइनस 6 हो गया द्विघात बहुपद। जैसे 3z के पावर 2 हो गया द्विघात बहुपद। अरे भाई, द्विघात बहुपद माने पावर 2 होना चाहिए, हो गया द्विघात बहुपद। पद से कोनो मतलब न है, क्योंकि पद के अनुसार जब हम पढ़ रहे थे बहुपद के प्रकार के बारे में, तब हम पद को देख रहे थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं घात के अनुसार बहुपद के प्रकार को। इसीलिए केवल घात पर फोकस रहेगा, ठीक है। केवल घात पे फोकस करना है, ना कि पद पे फोकस करना है। बात समझ में आ गया? अब त्रिघात बहुपद की बात किया जाए तो वैसा बहुपद जिसमें 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद। ये सिंपल परिभाषा आपको बता रहे हैं, स्टैंडर्ड परिभाषा भी सिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखिए, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 3 घात हो, माने हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। जैसे 2x के पावर 3 माइनस में 6x² प्लस में 5x माइनस में 2। बताइए हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 है कि ना है? अरे पावर 2 है, 1 को है, 0 है, लेकिन नाम केकर होगा? नाम होगा सबसे ज़्यादा पावर वाला का, 3 का, ठीक है। अच्छा, 5y के पावर 3 माइनस में 6y, पावर कितना हाईएस्ट है? 3 है ना। 7x के पावर 3, अरे पावर कितना है? 3 है ना। पद से कोनो मतलब ना है। पद 1 को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को हो सकता है, उससे कोई मतलब है ना है।
हमको घात से मतलब है, घात केवल हाईएस्ट पावर यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपका 1 होना चाहिए। बात समझ में आया? कुछ और बातें इसके बारे में हम समझ लेते हैं। चलिए कुछ और बातें समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए ये आपका है रैखिक बहुपद, ये आपका समझिएगा, ये आपका रैखिक बहुपद, ये द्विघात बहुपद और ये त्रिघातीय बहुपद का है, ठीक है। तीनों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर तीनों के बारे में और समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ज़रा गौर से। रैखिक बहुपद के लिए कुछ विशेष बातें हैं। देखिए रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप याद रखिएगा, सबका व्यापक रूप होता है, सबका चेला व्यापक रूप होता है। इसका भी होगा व्यापक रूप, ठीक है, इसका भी हो जाएगा व्यापक रूप और आपका इसका भी हो जाएगा व्यापक रूप। इस सब को आपको याद रखना है, व्यापक रूप। ये व्यापक रूप क्या होता है देखिएगा जरा गौर से। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है ax प्लस बी। क्या होता है? ax प्लस बी रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, जिसमें a और b ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों होना चाहिए आपका वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी इसकी जगह पर कोई भी संख्या डाल सकते हैं। किसके जगह पर? ए और बी की जगह पर। लेकिन ए जो है ना वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप बताइए एक बात, यहाँ लिखा है 2x प्लस 3, ठीक है, -3 है, तो ए की जगह पर क्या हो गया? ए की जगह पर ये आपका 2 हो गया, ठीक है, और बी की जगह पर क्या हो गया? ये -3 हो गया, है ना। ए की जगह पर क्या हो गया? 2 हो गया और बी की जगह पर क्या हो गया? -3 हो गया। सिंपल बात है, ठीक है। तो व्यापक रूप याद रखना है आपको। क्या होता है? ax प्लस बी। ए बी क्या है? वास्तविक संख्या। इसके जगह पर कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं, कोई भी संख्या हम डाल सकते हैं। किसकी जगह पर? ए बी की जगह पर। हाँ, लेकिन ए आपका 0 नहीं होगा, बी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax² प्लस bx प्लस c। इसमें a b c ये तीनों आपका क्या है? वास्तविक संख्या। ये तीनों क्या है चला? वास्तविक संख्या। और a जो है वो किसके बराबर ना होगा? 0 के बराबर, माने b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, खाली a 0 ना होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर a कौन होता है? जो x² माने पावर 2 वाला के साथ रहेगा गुना में वो a होता है, पावर 1 वाला के साथ गुना में रहेगा वो b होता है, और जो अचर पद होगा वो c होता है, c। तो बताइए इसमें a का मान कितना है? तो इसमें a का मान यहाँ पर पावर 2 वाला के साथ कुछ ना है, गुना में तो 1 है, ठीक है। यहाँ b का मान -2 है और c का मान 3 है। यहाँ पर बताइए a का मान कितना है? यहाँ a का मान आपका देखिएगा, यहाँ a का मान कितना है? यहाँ a का मान 5 है। a का मान कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। b का मान कितना है? तो b का मान 0 है। क्यों? क्योंकि b कौन होता है? तो पावर 1 वाला के साथ, यहाँ पावर 1 वाला पदे न है, तो b का मान 0 और c का मान कितना होगा? -6, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? b 0 चलेगा, c भी 0 चलेगा, a b दोनों रहेगा 0 तो ये चलेगा, लेकिन सॉरी b c दोनों रहेगा 0 तब भी चलेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? देखिए त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो इसका होता है व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। इसमें a b c d ये चारों क्या है? ये चारों आपका वास्तविक संख्या है, लेकिन 0 कौन ना होगा? तो 0 खाली a नहीं होगा, तो a के बराबर 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। बाकी b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, d भी 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये व्यापक रूप समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं शून्यक के बारे में, ठीक है। अब किसके बारे में बात करते हैं? शून्यक के बारे में बात करते हैं। समझिएगा यहाँ पर, यहीं से तो क्वेश्चन बनता है, यहीं से बनता है सवाल। देखिएगा शून्यक के बारे में बात की जाए, शून्यक होता क्या है? शून्यक होता क्या है? अरे शून्यक उस मान को कहते हैं जो मान किसी बहुपद को शून्य बना दे, मतलब 0 बना दे, वैसे संख्या को उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। और शून्यक कितना होता है किसी बहुपद में? तो किसी भी बहुपद में शून्यक जो होता है वो उसके घात के बराबर होता है। जैसे अगर कोई बहुपद एक घातीय है तो एक घातीय बहुपद में कितने घात होंगे? 1 घात।
तो अगर एक घातीय बहुपद में एक घात होंगे तो उसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो भी एक के होगा। अगर किसी बहुपद में द्विघातीय बहुपद है, मतलब किसी बहुपद में घात दो है, किसी बहुपद में दो घात है, तो उसमें जो शून्य की संख्या होगी वो 2 हो जाएंगी। और किसी बहुपद में घात 3 है तो उसमें शून्य की संख्या 3 हो जाएंगी। वो समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए व्यापक रूप आपके एग्जाम में पूछा है कई बार, यहाँ तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में तय है कि रहेगा 1 नंबर में, ठीक है। व्यापक रूप किसी न किसी का पूछ लेगा, ठीक है। चलिए इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, तो इसमें शून्य की संख्या हो जाएगी 1। इसमें कितने शून्य होंगे, 1। किसमें, रैखिक बहुपद में या एक घातीय बहुपद में। यह आपका द्विघातीय बहुपद है ना, तो इसमें कितने शून्य होंगे, तो इसमें शून्य की बात किया जाए तो इसमें शून्य 2 होंगे। इसमें कितने शून्य होंगे, 2। इसमें आपका 2 शून्य होगा, 2 शून्य, ठीक है। याद रखना है चला, इसमें शून्य कितने होंगे, 2। किसमें, द्विघात बहुपद में 2 घात होगा तो 2 शून्य भी होगा। इसके शून्य को अल्फा और बीटा से करते हैं सूचित, इसके शून्य को अल्फा और बीटा से करते हैं सूचित। देखिएगा इसको बोलते हैं अल्फा, इसको ऐसे लिखिएगा, नहीं तो ऐसे भी लिखिएगा, ऐसे एक की तरह लिखिएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है, अल्फा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा। ये होता है बी के जैसा। किसके जैसा होता है, बी के जैसा, लेकिन बी नहीं होता है, ये ए के जैसा होता है, ए नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें भी शून्यक की बात किया जाए तो इसमें भी शून्य की संख्या 3 हो जाएंगे। कितने होंगे, 3। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, कैसे पूछेगा, द्विघातीय बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, अधिकतम। तो अधिकतम पूछे या सीधा पूछे कितने शून्यक होते हैं, तब भी आपको 2 ही जवाब देना है, ठीक है, 2 जवाब ही देना है आपको। तो देखिए यहाँ पर शून्य कितने होंगे, 3। किस में, त्रिघातीय बहुपद में। त्रिघातीय बहुपद में कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। अब इसके शून्यक को 3 चीज़ों से यानी 3 नामों से सूचित करते हैं। कैसे, एक कहते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। देखिए ये अपना कौन सी है, अल्फा। एक होता है बीटा। क्या होता है, बीटा। और एक तीसरा बढ़ता है इसमें क्या, गामा। देखिए ये गामा है, ये गामा है वाई की तरह, वाई नहीं होता है, वाई के जैसा होता है। ये क्या है, तो इसको बोलते हैं अल्फा, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। ये ए के जैसा होता है, ये हो गया आपका बीटा, ठीक है, बी के जैसा होता है। और ये हो गया आपका गामा, गामा हो गया, ये वाई के जैसा होता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। चलिए अब हम आगे समझते हैं, देखिएगा जरा गौर से। शून्यक निकालने के लिए देखिए रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना उतना कठिन नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। लेकिन द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालना थोड़ा कठिन है, माने इसका नियम आता है। द्विघातीय बहुपद के शून्यक निकालने का नियम आता है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद का शून्यक कहिएगा तो 2 तरीका से बनता है। एक बनता है द्विघातीय सूत्र, एक बनता है गुणनखंड विधि, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि भी आता है इसमें, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि आएगा द्विघातीय समीकरण में, द्विघातीय बहुपद में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका अगर बात करें तो केवल गुणनखंड विधि से मतलब आता है और द्विघातीय सूत्र से आता है। वो दोनों आपको हम बताएंगे और उससे फार्मूला क्या क्या बनता है वो भी आपको हम बताने वाले, ठीक है। उसके बाद त्रिघातीय बहुपद में कुछ फार्मूला आता है, अल्फा बीटा गामा से जुड़ा हुआ फार्मूला आता है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद में अगर बात किया जाए फार्मूला की, तो देखिए इन दोनों शून्यक से कुछ फार्मूला बनता है, उसको समझिएगा ज़रा। यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या बनता है वो समझिएगा द्विघातीय बहुपद में, ठीक है। द्विघातीय बहुपद में समझिएगा फार्मूला, द्विघातीय बहुपद में क्या क्या फार्मूला बनता है वो समझिए। द्विघातीय बहुपद का सूत्र बनता है, देखिए द्विघातीय बहुपद की पहले बात करते हैं, पहले द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो देखिए द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है ना, शून्यक, द्विघात बहुपद में जो शून्यक होता है शून्यक, वो शून्यक निकालने का क्या कितना विधि है, शून्यक निकालने का आपका 3 विधि है, लेकिन 2 विधि आपको हम इस चैप्टर में सिखाने वाले हैं। पहला विधि है, पहला मेथड को बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि, ठीक है। और दूसरा मेथड की बात किया जाए, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपका बनता है इसमें द्विघातीय सूत्र। क्या बनता है, द्विघातीय सूत्र बनता है, ठीक है। अब ये क्या होता है द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं डी अल्फा बीटा। क्या बोलते हैं, डी अल्फा और बीटा होता है ये, ठीक है, डी अल्फा और बीटा। अब ये क्या होता है वो समझिएगा जरा गौर से। देखिए द्विघातीय सूत्र ये बात करिएगा दूसरा पार्ट में भी नहीं है,
अगर रियल बात करा जाए तो दूसरा पार्ट में भी नहीं है ये तरीका शून्य के निकालने का, ठीक है। शून्य के निकालने का केवल दूसरा पार्ट में एक ही तरीका है, वो है आपका गुणनखंड विधि। इस विधि से भी चौथा पार्ट में निकालना पड़ता है, ठीक है। हाँ चलिए उसके बाद बात करें हम, हाँ थोड़ा सा तरीका बात कर लेते हैं इसका, हम इसका तरीका बात करें द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र से क्या होता है, गुणनखंड विधि से अगर निकालते हैं गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से बनाने के लिए गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो गुणनखंड का वीडियो आपको देखना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेकिन द्विघातीय सूत्र से बनाने के लिए डी अल्फा बीटा इसमें रूल आता है, ठीक है। रूल क्या आता है, पहले हम डी का मान निकालेंगे। द्विघातीय सूत्र से बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले डी का मान निकालेंगे, डी का मान, ठीक है। डी का मान किस पर निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, डी का फॉर्मूला आता है एक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको बोलते हैं विवेचक सूत्र। क्या बोलते हैं, विवेचक सूत्र बोलते हैं, विवेचक सूत्र बोलते हैं, विवेचक सूत्र बोलते हैं, या इसको विवक्तर सूत्र बोलते हैं, विवक्तर, ठीक है, विवक्तर सूत्र बोलते हैं। विवेचक या विवक्तर सूत्र कहा जाता है इसको, डी को, ठीक है। हाँ क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी पर हम क्या करेंगे, डी मतलब इस वाले फार्मूला पे डी का मान निकालेंगे, इस वाले फार्मूला पे, ठीक है। डी का मान निकालेंगे, डी के आधार पर अल्फा बीटा का मान निकलेगा। देखिए डी का मान 3 तरह का आएगा, ठीक है। डी का मान या तो प्लस में आएगा, डी का मान 0 आएगा, या फिर डी का मान माइनस में आएगा, डी का मान माइनस में आएगा। याद रखिएगा जब डी का मान प्लस में आएगा तो अल्फा के लिए लगेगा फार्मूला, अल्फा के लिए -b प्लस रूट डी बट्टा 2a, ठीक है। और बीटा के लिए लगेगा फार्मूला -b माइनस रूट डी बट्टा 2a, ये फार्मूला आता है, ठीक है। अल्फा बीटा के लिए, ये अल्फा बीटा के लिए फार्मूला कब, जब डी का मान प्लस में हो, मतलब धनात्मक हो तब, धनात्मक हो तब, ठीक है। और जब डी का मान शून्य हो यानी 0 हो, तब क्या होता है अल्फा बीटा का मान, तो अल्फा बराबर होता है -b बट्टा 2a। क्या होता है, -b बट्टा 2a, और बीटा बराबर भी यही होगा -b बट्टा 2a। दोनों का फार्मूला सेम होता है, कब, जब डी का मान 0 में आएगा तब। लेकिन जब डी का मान ऋणात्मक हो, कैसा हो, ऋणात्मक हो माने माइनस में हो, तब जो है उस बहुपद का कोई हल नहीं होता है, शून्यक नहीं निकलेगा। क्या होगा, शून्यक ना निकलेगा, शून्यक नहीं निकलेगा, याद रखिएगा नहीं निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा। उस बहुपद का कोई हल नहीं होने वाला है, कब, जब ऋणात्मक हो डी का मान तब। तो ये तरीका है द्विघातीय सूत्र से अल्फा बीटा का मान माने शून्यक निकालने का द्विघातीय बहुपद में, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं जरा सा हम, ये तरीका है, अलग अलग कंडीशन में लगता है फार्मूला, ठीक है। डी के अनुसार ही फार्मूला लगाना है आपको अल्फा बीटा के लिए, ठीक है। डी का मान प्लस में आएगा तो अल्फा के लिए फार्मूला ये होगा, बीटा के लिए होगा। डी का मान 0 होगा तो अल्फा बीटा के लिए फार्मूला ये लगाना है, और डी का मान माइनस में होगा तो तब तक कोई शून्य के नहीं निकलेगा, ठीक है। आगे इस तरह समझते हैं, आगे थोड़ा और समझ लेते हैं हम, देखिएगा जरा गौर से, ठीक है। अल्फा बीटा में कुछ संबंध समझते हैं, अल्फा बीटा में कुछ संबंध समझते हैं, देखिएगा यहाँ पे अल्फा और बीटा में संबंध, यहाँ पर समझिए क्या है अल्फा बीटा में संबंध। अल्फा बीटा में तो बहुत संबंध है, अल्फा बीटा में संबंध, अल्फा बीटा में संबंध, देखिए अल्फा और बीटा में संबंध, अल्फा और बीटा में संबंध, अल्फा और बीटा में संबंध, ठीक है। और वो क्या संबंध है समझिएगा जरा गौर से, ठीक है। क्या संबंध है, देखिए अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इसको बोलते हैं शून्य का योग, क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, ठीक है। अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा, क्या कहलाएगा, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। और इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल बोलेंगे, योगफल बोलेंगे, ठीक है। शून्यकों का योगफल बोलेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल, ठीक है। उसके बाद जब दोनों शून्यक में गुना करेंगे तो बोलेंगे अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा बराबर अल्फा बीटा भी कह सकते हैं डायरेक्टे, क्या बोल सकते हैं डायरेक्टे, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना, शून्यकों का गुणनफल कह सकते हैं इसको, गुणनफल, अल्फा गुने बीटा, ठीक है, या अल्फा बीटा कह सकते हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद शून्यकों में जब माइनस घटाएंगे तो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, शून्यकों का अंतर हुआ, ये क्या कहलाएगा, शून्यकों का अंतर कहलाएगा। उसके बाद शून्य का जब स्क्वायर करेंगे, दोनों शून्य का तब जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे शून्यकों के वर्गों का योगफल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जरा गौर से, अल्फा के पावर -1 और जोड़ बीटा के पावर -1 देने से क्या होगा, देखिएगा जब पावर माइनस में हो तो बेस पलटता है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो पलटेगा तो क्या होगा, 1/अल्फा होगा। अभी अल्फा बट्टा 1 है तो 1/अल्फा होगा, 1/अल्फा और जोड़ ये पलटेगा तो क्या होगा, 1/बीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बराबर फार्मूला, सबके बराबर फार्मूला होता है। देखिए अल्फा जोड़ बीटा के बराबर क्या होगा, तो अल्फा जोड़ बीटा के बराबर होता है -b/a, -b/a, और अल्फा गुने बीटा माने शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है, ठीक है। और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है, ये सारा फार्मूला आप रट लीजिएगा, याद करके रख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होने वाला है। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होगा, √b² माइनस 4ac बट्टा a, क्या होता है, b² माइनस 4ac/a, ठीक है। अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, b² माइनस 2ac बट्टा a², ठीक है। और 1/अल्फा जो 1/बीटा बराबर क्या होगा, 1/अल्फा जो 1/बीटा बराबर होगा -b/c। तो ये सब क्या है, ये सब फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, ये दोनों के बराबर एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही है। आगे समझिएगा और समझिएगा, देखिए अगला होता है आपका अल्फा बट्टा बीटा जोड़ बीटा/अल्फा, बीटा/अल्फा, ये होता है आपका b², क्या होता है, b² माइनस 2ac बट्टा ac हो जाएगा, ठीक है, b² माइनस 2ac बट्टा ac हो जाएगा। तो ये सारा फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक और फार्मूला यहाँ से बनता है, वो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फार्मूला क्या बनता है, द्विघातीय बहुपद बनाने का फार्मूला है, ठीक है। द्विघातीय बहुपद बनाने का फार्मूला है, मतलब द्विघातीय बहुपद बराबर या द्विघातीय बहुपद, या द्विघात लिखिए, द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बनता है x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये बनता है फार्मूला द्विघातीय बहुपद बनाने का। क्या बनता है, x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, ये अल्फा बीटा में कुछ संबंध है, कुछ फार्मूला है, और ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, MVVI, ठीक है। MVVI ये इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में यहाँ से पक्का है कि क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए इस फार्मूला को रट लीजिएगा जाके, ठीक है। उसके बाद क्लास कराएंगे, इसमें सवाल बताएंगे तो आपको फटाफट समझ में आने वाला है, ठीक है। अब त्रिघातीय बहुपद में कुछ फार्मूला है, देखिएगा त्रिघात बहुपद में कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है वो समझिए तंगा, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद में फार्मूला क्या है, देखिए त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में कुछ संबंध है, संबंध क्या है, अगर हम अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा लिखते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे शून्यकों का योगफल। क्या बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। लेकिन ये त्रिघातीय बहुपद में है, याद रखिएगा, शून्यकों का योगफल, ये आपका त्रिघातीय बहुपद में है, ठीक है। योगफल ये आपका त्रिघातीय बहुपद में है, ठीक। उसके बाद इसमें एक होता है 2 शून्यकों का योगफल। क्या होता है, 2 शून्यकों का योगफल का, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, मैंने अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा, ठीक है, ये है, ठीक। हाँ, ये समझिएगा, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, 2 शून्यकों के, ठीक है, गुणनफल का योग, इसको हम अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा कहते हैं। और एक होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ठीक है, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा बीटा गुने गामा हो गया, ठीक है। देखिए
तो शून्यकों का योगफल जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। क्या होता है? -b/a। और दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है? ये होता है c/a। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? तो -d/a होता है। ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। और त्रिघातीय बहुपद में भी त्रिघातीय बहुपद बनाने का फार्मूला आता है। एक त्रिघातीय बहुपद बनाने का फार्मूला आता है। यहाँ लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर ठीक है, क्या बनेगा फार्मूला? x³ क्या बनेगा? x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा इंटू x², ठीक है, प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये त्रिघातीय बहुपद बनाने का फार्मूला है। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। बात पल्ले पड़ गया? ठीक है। तो इतना चीज़ समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि इतना चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आज जितनी भी चीज़ें आपको हम बताए हैं वो सारी चीज़ें हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग के दिमाग में गया होगा। कमज़ोर से कमज़ोर हमारे भाई बहन को समझ में आया होगा, सारे स्टूडेंट समझे होंगे, ठीक है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का जो प्रॉब्लम हुआ होगा, मतलब प्रॉब्लम था इससे पहले, वो आज की क्लास में सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग का आना चाहिए कि कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट आता है। हम लोग अभी जो है उभर रहे हैं, अभी नया है यूट्यूब पर। आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।